हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस का थर्ड लेक्चर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था एग्रीकल्चरल सेक्टर में कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ही लो हो गया था। उसके बारे में पूरा डिटेल्ड वे में हम लोगों ने जाना था, डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम लोग तो जानते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके, जिसमें हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम लोग जानते ही हैं हमारा जो इंडिया था किस चीज़ में बहुत ही वे पॉपुलर था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हम प्रीवियस वीडियो में भी बता दिए, बार बार हम एक ही चीज़ का मीनिंग नहीं बताने वाले। तो आई होप आप लोगों को हैंडीक्राफ्ट के बारे में पता होगा। तो एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो में हमारा जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड होता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज्ड है। तो बाकी का 1/3 ऑफ पॉपुलेशन किस में होगा? उससे कुछ पीपल किस में इंगेज्ड है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज्ड है। एग्रीकल्चरल सेक्टर का अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। तो समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे हम लोगों का पीछे था, वैसे ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ब्रिटिश रूल के वजह से डेवलप नहीं हो पाया। क्या अंडरस्टैंड? रीजन्स फॉर पोर कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जिसके वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर पे हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो कमी होना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाना, उसी को क्या कहा जाता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो modern industrial base was allowed to come up. The primary motive of British rule behind the deindustrialization was twofold. जैसे कि हम जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे क्या कर दिया? उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया और नए मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं दिए गए। एक तो हमारा उन लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद करवा दिया, और दूसरा जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी परमिशन नहीं दिया गया। तो इसके पीछे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे उन लोगों का कौन से ज़्यादातर प्राइमरी टू मोटिव है जिसके वजह से उन लोगों ने क्या किया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। तो पहला में हम जानते हैं टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप rates to be used by upcoming modern industries in Britain। उन लोगों का कहना था कि उन लोगों ने क्या किया? हमारे इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे, जैसे कि उन लोगों ने क्या किया था? हम लोगों को कैश फूड क्रॉप्स के जगह में कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए उन लोगों ने कह दिया। उसके बाद जो कैश क्रॉप्स होते थे उनको क्या करते थे? चीप रेट में ख़रीद के बाइक परचेस करके हम ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देते थे, और वहाँ पे अपने ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ में उसका प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स कहाँ देते थे? यहाँ इंडिया में सेल करते थे।
उन लोगों का सबसे मेन मोटिव तो यही था कि इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे चीप रेट्स में उनका खरीद करके अपने मॉडर्न इंडस्ट्रीज में उसका यूज करना था। टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इंडियन मार्केट एज हायर प्राइजेस। रॉ मटेरियल्स वो लोग ले लेते थे, उसके बाद रॉ मटेरियल्स को प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स बनाते थे। उसके बाद क्या करते थे वो लोग, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो था वो फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस करके इंडिया के मार्केट में इंपोर्ट करके वहाँ पे हायर प्राइजेस, बहुत ही ज़्यादा दामों में क्या करते थे, उनको सेल कर देते थे। इसी होता है प्रॉफिट। रॉ मटेरियल्स खरीदा चीपर रेट्स में हम ही लोगों के पास, और हम ही लोगों को हायर रेट में वो क्या करते थे, फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड कर पर मतलब सेल करते थे। ओके, अंडरस्टूड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का आई होप मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉयड बंद करने के पीछे कौन कौन सा रीजंस था, किस वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के आगे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी उन लोगों ने लाया था, जिसके वजह से उन लोगों ने फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स का, और फ्री इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हम एक देश से दूसरे एक जैसे कि अगर हमारे इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देश में जाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है। अगर किसी बाहर देश से हमारे देश में कोई प्रोडक्ट आता है तो उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक्सपोर्ट मतलब होता है जो हमारे देश से बाहर जाता है, और इंपोर्ट का मतलब होता है जो दूसरे देश से हमारे देश में आता है, उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या करते थे, हमारे इंडिया से क्या लेते थे, रॉ मटेरियल्स लेते थे, और अपना फाइनल गुड्स क्या करते थे, हमारे इंडिया में इंपोर्ट करते थे। किसके वजह से, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के वजह से। बट हैवी ड्यूटी वॉज imposed on export of Indian handicraft. As a result, Indian market were full of finished goods from Britain, which were low priced, which lead to the decline of handicraft industry. क्या बोलता है वो जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो लोग क्या किए थे, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो थे उस पर क्या लगा दिया था, हैवी ड्यूटी। एक तरह का टैक्स होता है जो हैवी ड्यूटी, मान लीजिए हम का बहुत ही भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया था कि ताकि कोई भी फार्मर या सॉरी कोई भी वर्कर कोई भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट ना सेल कर सके या ना इंपोर्ट कर सॉरी एक्सपोर्ट कर सके, उसका कहीं बाहर ना ही सेल कर सके। जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ हम लोग का, इंडियन मार्केट में फिनिश्ड गुड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था, ब्रिटेन से बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जिसके वजह से लो प्राइस हो गया। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा अगर सप्लाई होने लगता है तो लो क्या हो जाता है, लो प्राइस हो जाता है। लो प्राइस होने के बाद बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो जिनको ब्रिटिश के जो फाइनल गुड्स थे, बिकॉज क्योंकि मशीनरी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाते थे तो उन लोगों को ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर लगता था एज़ कंपैरिजन ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। क्योंकि मशीनरी हैंडीक्राफ्ट में क्या होता था, हम लोग हाथ से बनाते थे, बट जो इंडस्ट्रीज़ थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ तो इसमें तो मशीनरी का यूज़ किया गया था, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। उन लोगों का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी तरह के थे, जिसके वजह से बहुत सारे इंडियंस लोगों को ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही पसंद आते थे, और लो प्राइस में भी मिलने की वजह से वो लोग वही प्रेफर करते थे। जिस
ने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन हो कर दिया गया, जिसके वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अंडरस्टूड, आई होप अंडरस्टूड। अब हम दूसरा पॉइंट में चलते। ओके, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन होने के बाद हमारे इकोनॉमी पर कौन कौन से असर हुए, कौन कौन से इफेक्ट्स आए। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वे। हम डिक्लाइन जब हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तब हमारे इंडियन इकोनॉमी के बहुत तरीक़ों से अफेक्ट किया हुआ, जिसमें से पहला हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ऐसे पीपल पॉपुलेशन था, लार्ज प्रोपर्शन, लार्ज नहीं बोल सकते, बहुत सारे ऐसे फिर भी वर्कर मतलब लोग थे जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वर्क करते थे। जब अचानक से धीरे धीरे हमारा जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म होने लगा, ओके, हमारा इंडस्ट्री ख़त्म होने लगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारा तो पूरा ही ख़त्म हो गया था। जब हमारा वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म होने लगा तो उसमें काम करने वाले वर्कर्स क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। उन लोगों का जो भी वर्क होता था, जो भी अर्निंग होता था, लाइवलीहुड अर्न करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के वजह से, वो सारे बंद हो गए, मतलब वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। बहुत सारे अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। और उसके बाद द डिस्प्लेस्ड आर्टिशियंस वेर फोर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेज एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पर्सन उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, सारे गांव चले आए क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे जो भी लोग अनएम्प्लॉयड होने के बाद तो उन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि कौन से सेक्टर में जाएंगे, तो लास्ट में उन लोगों ने क्या किया, सब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए पार्टिसिपेट हो गए। जिसके वजह से पॉपुलेशन कहाँ बढ़ा, विलेजेस में पॉपुलेशन बढ़ा और एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओवर क्राउडिंग, ओके, मतलब बहुत भीड़, कहते हैं ना, बहुत भीड़ हो गया था, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे कई ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में पार्टिसिपेट हो गए। उसके बाद इफ़ेक्ट जो हुआ था, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, क्या होने लगा, फिनिश्ड गुड का इम्पोर्ट होने लगा हमारे यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब बंद हो गया तो हमारे इंडिया में ऐसे कोई सोर्स नहीं थे प्रोडक्ट्स के, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री था ही नहीं। एक तो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो भी बंद हो गया, जिसके वजह से हमारे यहाँ इंडिया में कोई इंडस्ट्री ही नहीं रहा। जो होगा एक आध दो होगा, वो भी ज़्यादा और कहते हैं ना पॉपुलर अच्छे टाइप के नहीं थे, जिसके वजह से फिनिश्ड गुड्स कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। द इंडियन मेड गुड्स could not outstand the foreign competition of machine made cheap goods. It encouraged the import of manufactured goods from Britain. हुआ यूँ कि जो इंडियन के जो मेड गुड्स थे वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन कंपटीशन के कंपैरिजन में। क्योंकि देखो फॉरेन में क्या, ब्रिटिश लोग क्या यूज करते थे, मशीनरी। अगर एक तरफ हम लोग मशीनरी से बना प्रोडक्ट रखेंगे और दूसरे तरफ अगर हाथ से बने कुछ प्रोडक्ट रखेंगे तो उन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा बेस्ट होगा, ऑब्वियसली क्या बोलता है, मशीनरी से बना हुआ। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, उसका जो काम है बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे, बहुत अच्छी तरह से वो
बहुत अच्छा होता है, और जो हाथ से बने थोड़ा उससे कंपैरिजन में थोड़ा लो क्वालिटी के होता है। तो जो हमारा इंडियन से के बने जो गुड्स थे वो फॉरेन कंपटीशन के सामने में कुछ भी नहीं थे। इट ओके, इट इनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम फॉरेन, जिसकी वजह से क्या होने लगा, ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इम्पोर्ट होने लगे। समझ अंडरस्टैंड हो गया होगा सबको। आई होप आप लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड में हमारा लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीडीपी? आई होप आप सभी लोगों को जीडीपी के बारे में पता होगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तरह से मान ले कि वो होता है जो 1 ईयर में किसी कंट्री में जो टोटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, उन सारे का जो एक साल में जितना भी वैल्यू होता है प्रोडक्ट्स का, उसी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। मतलब एक साल के अंदर में किसी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का, उसको जीडीपी कहा जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि जो जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या था, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन था, शायद लेस देन 2%। और क्या कहते हैं, और साल में कितना ज़्यादा बढ़ता था, 0.5%। इतना ही 0.5% ही हम लोग का क्या होता था, बढ़ता था 1 ईयर में। क्या जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता था, शायद लेस देन 2% होता था, मतलब था पहले, और जो 0.5% लगभग, हाँ उतना ही उतना के आसपास में क्या होता था, ग्रोथ होता था जीडीपी में। तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जाता था इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से। ओके, अंडरस्टूड। हमारा थर्ड पॉइंट में चलते हैं। आई होप आप सभी लोगों को आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर समझ में आ गया होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया। होप एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है फिर भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।